हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है द यूएस ईरान डिप्लोमेटिक इम्पायर्स एंड नेवल ब्लॉकेड। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी बात करने से पहले हम ये बता दें कि ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन, इसके बारे में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये। और इसमें यही सिंपल सी बात है कि यह अमेरिका ईरान राजनयिक गतिरोध और नौसैनिक नाकेबंदी की बात हो रही, जो अभी अभी हमने देखा था कि दो हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में आगे क्या घटना हो रही है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी है, और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होने वाला है कि वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आने वाला है। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है बहुत सोच समझ के किया है। उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला को अपने पक्ष में ले लिया, वहाँ के तेल भंडारों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। तो अमेरिका में तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो 2 सप्ताह के संघर्ष विराम से नाकेबंदी की ओर बढ़ना, यह मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति को दर्शाता है। यह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की स्थिरता के लिए खतरा है। इसके अलावा आपको पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, और यहीं से दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल गुजरता है। भारत का ही लगभग 60% जो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो इसी रूट पे डिपेंड करती है, खाड़ी देशों पे ही डिपेंड करती है। और इसके बाद अगर हम इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करेंगे, भारत पर प्रभाव की बात करेंगे, तो भारत को देखो यहाँ पे दोहरी चुनौती होने वाली है। एक है ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इनडायरेक्टली देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जो हमारे खाने के सामान है वो भी महंगे होंगे, पहनने के सामान है वो भी महंगे होंगे, रहने का जो घर होगा वो भी महंगा होगा, क्योंकि भाई बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डीजल पेट्रोल पे ही शुरुआती जो बोल सकते हैं डिपेंडेंसी वो उसी पर ही है। इसके अलावा खाड़ी देशों में जो भारतीय प्रवासी हैं उनकी भी सुरक्षा का मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो उन लोगों के जान माल का खतरा तो है ही, दूसरा जो भारत में वो पैसे भेजते हैं रेमिटेंस के नाम पर, धन प्रेषण के नाम पर, वो अगर कम हो गया तो उससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इस मुद्दे से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है INSTC, वो भी प्रभावित होगा। ये आपको रूट पता ही है कि यह इंडिया से शुरू होते होते यूरोप तक जाता है पूरा। इसके अलावा भी भारत ने अभी एक IMEC जो कि G20 में हमने बताया था 2023 में, जो कि इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का एक कॉरिडोर है, जिससे भारत का ऊर्जा सुरक्षा से लेके व्यापार सारी चीज़ें इस पर टिकी थी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उस परियोजना पर भी। अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो भाई अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको तुरंत अपने मैप पे मार्क कर लेना चाहिए कि दुनिया के जो प्रमुख चोक पॉइंट है, चाहे वो हॉर्मुज हो, चाहे वो बाबल मंदेव हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, बहुत ऐसे जो चोक पॉइंट है वो देख लो, वो किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है या किन 2 क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, वो सब नोट करके रख लो। इसके अलावा अगर आप मेंस की बात करेंगे तो ये ध्रुवीकृत दुनिया में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, यानी इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, इस टॉपिक को भी अगर आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके इस मुद्दे को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी ना यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, हर जगह पूछा जा रहा है, हर जगह। इवन एसए में भी आजकल ये क्वेश्चन आने लगा है कि बहुध्रुवीय विश्व में आज जो अभी भारत का जो स्टैंड है वो किस ओर है। तो ये जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरीके से समझने में मददगार साबित होगा। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगला है लद्दाख डिस्टिंक्ट आधार आइडेंटिटी, यानी कि लद्दाख को एक विशिष्ट आधार पहचान मिल गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो UIDAI ने लद्दाख के आधार कार्ड से जम्मू कश्मीर टैग हटा दिया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान मिली है। इसका मतलब अब वहाँ के लोगों का जो भी आधार कार्ड बनेगा
उस पर उनकी जो पहचान वो लद्दाख के निवासी के रूप में होगी। तो अब आगे विश्लेषण भी कर लेते हैं इसका। तो संघवाद की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख के प्रशासनिक अलगाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति को मजबूत करता है। तो अब तक लद्दाख को जम्मू कश्मीर, आज भी लद्दाख को अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट बहुत लोग अधिकतर मानते हैं, लेकिन लद्दाख ने एक अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश कर दी है, और वो भी 2019, और उसको केंद्र सरकार ने 2019 पे एक तरीके से मुहर भी लगाया, अलग से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। और ये जो क्वेश्चन है इस बार यूपीपीएससी 2025 में भी पूछा गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये इन्हीं सब टॉपिक के जैसे बीच बीच में रेलिवेंट हो जाते हैं कि इस साल भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। तो एक बार जम्मू कश्मीर का जो 2019 में अधिनियम बना था उसको भी आप लोग देख लीजिए। और अगर शासन की बात करेंगे तो यह क्षेत्रीय और प्रशासनिक स्पष्टता स्थापित करने में बायोमेट्रिक शासन की भूमिका को उजागर करता है। अगला टॉपिक है एनर्जी शॉक वर्सेस फूड इन्फ्लेशन, ऊर्जा संकट बनाम खाद्य मुद्रास्फीति। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ईरान संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद खाद्य कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही हैं। अब देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कीमतें कहाँ स्थिर हैं। देखिए, आंकड़े तो बता रहे हैं कि कीमतें स्थिर हैं, लेकिन आपको अब इन्हीं आंकड़ों पे ही भरोसा करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात करेंगे, आर्थिक वियोजन की बात करेंगे, तो विश्लेषक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऊर्जा से खाद्य संचरण तंत्र पीछे क्यों है, और इसके कारकों में भारत में मजबूत रबी फसल और बफर स्टॉक प्रबंधन शामिल है। यानी कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति मतलब खाद्य में महंगाई नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? तो विश्लेषक यही मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो रबी की फसल है वो बहुत ही, उसमें पैदावार बहुत अच्छी हुई, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं पड़ा है खाद्यान्न की कमी पर। दूसरी बात कि हमारा जो बफर स्टॉक मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं भाई, एफसीआई जो है वो कम दाम में खरीदती है। फिर अगर बात करेंगे जो गरीब है, 80 करोड़ जनसंख्या जो 80 करोड़ गरीब जनसंख्या है, उनको मुफ्त में अभी पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। तो ये सब जो है, इन सभी योजनाओं के कारण, इसके अलावा अभी हमने कृषि धन धान्य कृषि योजना भी शुरुआत की थी 2025-26 के बजट से। तो सरकार जो है वो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जाए, और सरकारी आंकड़ों में तो यही पता चल रहा है कि मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जा रहा है। तो क्यों है ये तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि हमारी जो रबी फसल है उसमें पैदावार उच्च हुआ है। उसके अलावा हमारा जो बफर स्टॉक है वो भी अच्छे से प्रबंधित किया जा रहा है, तो इस वजह से खाद्य में मुद्रास्फीति नहीं देखने को मिल रहा है। और राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल और जेट ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आयातित मुद्रास्फीति यानी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है उसको रोकने के लिए एक क्लासिकल कदम साबित हो सकता है। अब यहाँ पर डीजल और जेट ईंधन पर निर्यात शुल्क, आप लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग तो ये सब आयात करते हैं तो निर्यात शुल्क क्यों नहीं। हमारे यहाँ की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो पीएसयू हो, तो वो बाहर से तेल खरीदती हैं, कच्चा तेल, उसका संशोधन करती हैं, फिर उसे अन्य देशों में निर्यात भी करती हैं। जैसे हम लोग अगर रशिया से सस्ते तेल खरीदते थे, उस पर काम करते थे, उसको यूजेबल पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको हम लोग यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। तो इसे रोकने के लिए, ताकि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके, इसी वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसे बढ़ा दिया गया है, ताकि जो कंपनियां हैं वो डीजल हो या जेट ईंधन हो उसका निर्यात कम कर सके। अगला टॉपिक है सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट चीता गामनी के विषय में है। तो ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी ये सब से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कूनो नेशनल पार्क में, अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आप लोग मैप में नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है ये सब पे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं। आजकल तो यूपीएससी अलग फॉर्मेट में भी दे रही है, 3-4 मैच द फॉलोइंग टाइप रहता है, पूछ लेते हैं कि कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, तो याद रख लेना कि कहाँ पर है, किस स्टेट में है।
तो कूनो नेशनल पार्क में चीता गामनी ने शावकों को जन्म दिया है, जिससे वह जंगल में प्रजनन करने वाली दूसरी भारत जन्मी चीता बन गई है। अब अगर विश्लेषण की बात करेंगे तो पहले तो जैव विविधता देखिए, हम जानते हैं कि चीता जो है हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका था और इसीलिए इसे बाहर से लाया गया है ताकि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह भारत में एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, इस योजना के लिए बड़ी सफलता है। यह बताता है कि अफ्रीकी चीता अब भारतीय जलवायु और आवास के अनुकूल हो रहे हैं। इसके अलावा इनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? चीता के समक्ष स्पेशली चुनौतियां क्या थी? तो एक है जेनेटिक बॉटलनेक। अब तो जेनेटिक बॉटलनेक क्या होता है? तो जेनेटिक बॉटलनेक में ऐसा होता है कि कोई जो प्रजाति होती है वो एकाएक उनकी जो संख्या है बहुत ही कम हो जाती है, मतलब विलुप्ति के कगार पर आ जाते हैं। उनका जो अगर बात किया जाए आनुवंशिक विविधता है वो इतनी कम हो जाती है कि जिसकी वजह से अन्य जो जीव है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को पड़ता है। जैसा कि हमने चीता के परिप्रेक्ष्य में देखा है इंडिया में कि ऐसी विविधता कम हुई, मतलब उनकी संख्या ऐसे कम हुई कि उनकी आनुवंशिक विविधता कम हो गई। आनुवंशिक विविधता कम हो गई तो जिसकी वजह से वो विलुप्ति के कगार पर चले गए। और दूसरी समस्या अगर बात किया जाए तो मानव वन्य जीव संघर्ष है, जिसकी वजह से भी इनके सुरक्षा के समक्ष खतरा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के बारे में। इसको भी आप लोग कहाँ है और क्यों अभी न्यूज़ में था, ये सब जो है आप नोट कर लीजिए। मेनली इसके लोकेशन के बारे में ही पूछा जा सकता है, तो आप लोग मैप पे नोट कर लीजिए कहाँ पर है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो यही है कि हालिया रिपोर्ट इसके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में महत्व को उजागर करते हैं। अब फिल्म फोकस के हिसाब से देखा जाए तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन ये आसाम में है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में। अब कौन सी नदियाँ यहाँ पे फ्लो होती हैं? तो ब्रह्मपुत्र और लोहित है। वनस्पति की बात किया जाए यानी फ्लोरा की बात किया जाए तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स स्वयं वन है। और अगर जीवों की बात किया जाए, फौना की बात किया जाए तो यहाँ जंगली घोड़े, सफ़ेद पंख वाली लकड़ी की बतख, ये सब पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही टॉपिक था जो मुझे लगा कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जितना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो टॉपिक्स, चाहे प्री और मेंस के हिसाब से, मैं उतना ही बताने वाला हूँ। उससे ज़्यादा बता के कोई मतलब नहीं है। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जो एक्चुअल में आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बताने वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।